हाय एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे कल अपवर्तन के बारे में, ठीक है। अपन ने अपवर्तन के दो नियम पढ़े थे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे अपवर्तनांक या अपन कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपन कहें अपवर्तनांक, ठीक है। तो आपने कल अपवर्तन का एक नियम पढ़ा था, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है। तो उस नियम के अनुसार आप क्या बोला गया था कि जो आपतन कोण की ज्या है यानी कि साइन आई, और जो अपवर्तन कोण की ज्या है यानी कि साइन आर, वो एक नियतांक होता है या अपन कहें कांस्टेंट। यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो एक नियतांक होता है या अपन कहें एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इस नियम को अपन यदि अपवर्तनांक के रूप में देखें तो क्या होगा कि जो साइन आई है वो क्या था, जैसे ये अपना पृष्ठ था ए बी, ठीक है। ये दो माध्यम को, जैसे फर्स्ट माध्यम ये सेकंड माध्यम, इन दोनों को पृथक कर रहा था, ठीक है। तो जैसे ये किरण आ रही थी यहाँ पे, ये अपना अभिलंब था, और ये ऐसे पहले माध्यम से आकर जब दूसरे माध्यम पर टकराती है, माध्यम के पृष्ठ पर टकराती है, तो जब माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद या तो वो अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। कहने का मतलब है कि वो अपवर्तित हुई, माना कि ये ऐसे अपवर्तित हुई, ठीक है। तो जैसे पहले अपना जो कोण था अभिलंब और आपतित किरण के बीच का, वो था आई, ठीक है। और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण था वो था आर, ठीक है। तो अब अपन कह सकते हैं कि ये अपना पहला माध्यम है, ठीक है, और ये हो गया दूसरा माध्यम। तो अपन कहें कि जो अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक क्या होता है कि माध्यम दो का, ये अपना माध्यम दो है, ठीक है। तो नीचे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष जो अपवर्तन है या अपन कहें, ठीक है, या अपन कहें जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, अपवर्तनांक है जो, वो अपन इसको μ2 से दर्शा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये माध्यम दो है, कौन सा, साइन आर वाला माध्यम दो है, ठीक है। और जो साइन आई वाला था उसको अपन ने माध्यम एक माना है, तो अपन μ2 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 1, या अपन कहें साइन आई, या इसे अपन दे देते नाम V1, ठीक है। और जो साइन आर वाला जो है उसको अपन नाम देते हैं V2, ठीक है। यानी कि माध्यम एक में अपवर्तन हुआ V1 और माध्यम दो वाला V2, तो इसलिए μ21 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। अब अपन इसी प्रकार माध्यम, ये तो अपना था माध्यम दो का, ठीक है, माध्यम दो का एक के सापेक्ष, यानी कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, वो क्या आया, μ21 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, या अपन कहें साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब यदि अपन कहें कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष, यानी पहले तो था अपना माध्यम दो का एक के सापेक्ष, यानी कि ये वाला जो राशि थी या ये वाली जो अंक मतलब आर था, ये आ रहा था नीचे, ठीक है, बट्टा में। अब यदि अपन इसका ज्ञात करें साइन आई वाला, तो अपन इसको लिखेंगे μ12, यानी कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, V2 अपॉन V1। क्यों? क्योंकि V1 है, इसका अपन को V2 के सापेक्ष अपवर्तन ज्ञात करना है, अपवर्तनांक है जो ज्ञात करना है। तो ये हो गया माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये हो गया अपना माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब इसमें जो अपन को V1 और V2 दिया गया है वो क्या है, ठीक है। अब V1 क्या होता है कि जो लाइट होती है या अपन कहें जो प्रकाश है, उसका माध्यम एक में या अपन कहें मीडियम एक में जो स्पीड है उसको अपन ने लिखा V1, ठीक है। और जो माध्यम दो में यानी कि सेकेंड मीडियम में जो स्पीड थी लाइट की, उसको अपन ने लिखा V2, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो अपवर्तनांक आया
दो के सापेक्ष एक का, यानी कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आया v1/v2। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन यदि μ21 यानी μ12 या अपन कहें माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक तो आएगा v2/v1। ठीक है, अब यदि अपन क्या करते हैं कि जो माध्यम एक था अपना, माध्यम कौन सा, जो पहले वाला था उसको अपन ने कर दिया वायु या अपन कहें निर्वात। ठीक है, और जो माध्यम दो था उसको अपन ने कोई चेंज नहीं किया है, माध्यम जो अपना था वो ही रहेगा सेकंड मीडियम, और उसका अपन को क्या करना है, अब ज्ञात करना है अपवर्तनांक म्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो म्यू क्या होता है कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष या अपन कहें जो अपन को ज्ञात किसका करना है, सेकंड मीडियम का। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो प्रकाश होता है उसका वायु या निर्वात में जो गति होती है, जब वेग होता है, जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या अपन कहें c। ठीक है, इसको अपन c लिख दें, और जो सेकेंड मीडियम था उसमें जो प्रकाश का वेग है वो अपन लिख देते हैं v। ठीक है, तो अब यदि अपन को पूछ ले कि जो अपवर्तनांक होगा, यानी कि इसका जो अपवर्तनांक आएगा वो क्या आएगा, म्यू आएगा, म्यू = c/v। किसको अपन को कौन सा अपवर्तनांक ज्ञात करना है, सेकेंड मीडियम का, इसलिए ये आ जाएगा म्यू = c/v। अब जो ये वाला फॉर्मूला है इसको अपन कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या अपन कहे निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि जब अपन किसी एक माध्यम को यदि निर्वात या वायु की स्थिति माने तो वहां पे प्रकाश का वेग हो जाएगा c, और जो अपन को सेकेंड मीडियम है उसमें प्रकाश का वेग ज्ञात करना होता है, यानी उसका यदि अपन को अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो उसको अपन कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये जो अपवर्तनांक होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो पहली बात, जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि माध्यम कैसा है उसकी प्रकृति यानी उसकी नेचर पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो अपवर्तनांक है वो उसके घनत्व पर निर्भर भी करेगा, यानी कि जो माध्यम का घनत्व होगा यानी डेंसिटी होगी उस पर भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्भर करेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तरंगदैर्ध्य की, यानी कि माध्यम में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसकी तरंगदैर्ध्य कौन सी है, तो उसकी तरंगदैर्ध्य या अपन कहें लैम्डा पर भी ये अपवर्तनांक है जो निर्भर करेगा। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य के आधार पर अपन बात करें तो जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग, ठीक है, यानी कि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी तरंगदैर्ध्य जो सबसे, अब अपन यदि तरंगदैर्ध्य की बात करें तो तरंगदैर्ध्य के आधार पर जो बैंगनी रंग होता है या वॉयलेट कलर होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रेड कलर होता है या जो लाल रंग होता है उसकी जो, या अपन कहें जो रेड कलर होता है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है या अपन कहें जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है या उस पर प्रभाव डाल सकती है। अब यदि अपन अपवर्तन की जो नॉर्मल परिभाषा दें तो क्या दे सकते हैं कि जब कोई किरण, जैसे माना कि ये दो माध्यम है, ठीक है, एक माध्यम दूसरा माध्यम, तो जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर ऑब्लिकली रूप से या अपन कहें तिर्यक रूप से आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन या जो उसकी दिशा है उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चेंज है या चेंज होने का जो एक्सटेंट है, ठीक है, या अपन कहें जो चेंज होने की जो प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति को यदि अपन, ये तो हो गया विलंब, ठीक है, इस चेंज होने का जो एक्सटेंट है या अपन कहें जो इसका या इसकी जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को यदि अपन किसी एक्सप्रेशन के थ्रू या अपन कहें यदि अपन समीकरण के थ्रू यदि दर्शाना चाहे तो उस समीकरण को अपन कहते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अपन ने कहा था कि यदि ये एक माध्यम दो है, ये माध्यम
एक है, ठीक है। ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। यदि अपन को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष यदि अपन को ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे यदि माना कि प्रकाश का वेग है माना v1, ठीक है, और ये हो गया v2, तो यदि अपन को दूसरी का ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा μ21 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, ठीक है, सॉरी v1 अपॉन v2। तो इस प्रकार से अपन इसका जो एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन यानी जो चेंज होने की जो डायरेक्शन है उसका यदि अपन को एक्सटेंट ज्ञात करना है, यानी उसकी प्रवृत्ति यदि जो दिशा परिवर्तित हो रही है वो कितनी हो रही है, उसको यदि अपन एक्सप्रेशन के रूप में लिखना चाहें तो वो उसको अपन क्या कहेंगे, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। कुछ अपवर्तनांकों के उदाहरण आपको दिए गए हैं। ये है अपना कोई अपन कहें मटेरियल या पदार्थ, ठीक है, और ये है अपवर्तनांक या अपन कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब आपको देखना होगा कि जैसे पहला अपन को दिया गया वायु का अपवर्तनांक है 1.003, ठीक है। दूसरा है आइस या बर्फ जिसका अपवर्तनांक है 1.31, और फिर है वाटर या जल जिसका अपवर्तनांक है 1.33, फिर है ग्लास या कांच जिसका है 1.52, ठीक है। अब अपन उदाहरण के लिए लेते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लिया अपन ने गिलास, ठीक है। तो गिलास का जो अपवर्तनांक है वो है 1.52, ठीक है, माना ये है गिलास और गिलास का अपवर्तनांक है 1.52। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो अपन को दिया गया है ये गिलास का अपवर्तनांक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला माध्यम था अपना वो माध्यम है वायु, ठीक है, और जो दूसरा माध्यम है वो माध्यम दिया गया अपन को कांच, ठीक है। अब अपन को ज्ञात किसका अपवर्तनांक करना है, कांच का करना है। तो जो कांच का अपवर्तनांक है वो अपन को दिया गया है 1.52, यानी कि μg इज इक्वल टू 1.52, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी का भी अपवर्तनांक दिया गया है तो पहले वहाँ पे वायु लिया गया होगा या फिर निर्वात ली गई होगी, ठीक है। जैसे अब यदि अपन बात करें इसकी वाटर की या जल की, ठीक है, तो यहाँ पे जल में जो पहला माध्यम में लिया है वो लिया गया निर्वात या वायु, ठीक है, और दूसरा माध्यम लिया गया था वो लिया गया था जल, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश था वो पहले माध्यम यानी वायु से जब जल में जाता है या अपन के दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना हो जाता है 1.33, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे अपवर्तनांक के या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो अपने को आगे काम आएंगे, ठीक है। एक अपन यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। अब यदि अपन को क्वेश्चन दिया गया है कि जो बर्फ का अपवर्तनांक है यानी कि आइस का अपवर्तनांक है यानी म्यू आई इज इक्वल टू 1.31 है, अपन इसको 1.3 लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये आपको दिया गया है। और फिर दिया गया है कि जो म्यू जी है या फिर जो कांच का अपवर्तनांक है वो दिया गया आपको 1.5, ठीक है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है कि जो कांच है उसके सापेक्ष इस आइस का यदि आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो वो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, म्यू जी के सापेक्ष, तो माना इसको ले लिया v2, ठीक है। और किसका ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है तो इसको ले लिया अपन ने v1, ठीक है। यानी कि ज्ञात अपना किसका करना है μ1 का, और किसके सापेक्ष ज्ञात करना है 2 के, तो ये हो गया μ12, यानी अपन इसको ले लेते हैं म्यू आई, ठीक है, आइस का। तो ये क्या हो जाएगा v2 अपॉन v1, या अपन कहें v2 किसका है ग्लास का है, तो अपन ले लिया म्यू जी अपॉन ये ले लिया अपन ने म्यू आई, ठीक है। तो ये हो गया कि कांच के सापेक्ष अपना किसका ज्ञात करना है आइस का। तो कांच का कितना है 1.5 और ये कितना है 1.3। तो इस प्रकार से अपन किसी का भी यदि किसी के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो वो ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं अपवर्तन के उदाहरण, ठीक है, अपवर्तन के उदाहरण या अपन के एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अपवर्तन के उदाहरण में पहला अपन लिख रहे हैं कि जो सूर्यास्त होता है या सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पश्चात कुछ समय तक
सूर्य का दिखना, सूर्य का दिखना, या अपन कहें बिफोर सनराइज, ठीक है, यानी कि सूर्य के उगने से पहले, और जो आफ्टर सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद, आफ्टर सनसेट, तो के यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जो सूर्य अपन को दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? वो अपवर्तन के कारण या अपन कहें रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ ये होगी माना कि पृथ्वी, ठीक है। अब जैसे ये अपना कोई अन्वेष खड़ा है, यानी अपन यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, माना कि ये क्षैतिज है, ठीक है, और माना जब सूर्य है जो उग रहा है, यानी कि जैसे माना कि पहले सूर्य है जो क्षैतिज रेखा से जस्ट थोड़ा सा नीचे था। अब जैसे ही ये यहाँ से किरणें जब सूर्य से निकलेगी तो यहाँ पे एक पहला माध्यम था जो पहले था निर्वात था, ठीक है, ये वाला है निर्वात। अब जैसे ही ये निर्वात से अपने वायुमंडल में आएगा, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का वायुमंडल होगा, ठीक है, तो वायुमंडल में अनेक सारे अपन कहें वायु के साथ जो भी अन्य प्रमुख गैसें होती है वो पाई जाती है, यानी कि कुछ कण भी पाए जाते होंगे। तो इस प्रकार से ये एक सघन माध्यम हो गया, ठीक है। तो निर्वात था वो था विरल माध्यम, तो ये हो गया सघन माध्यम। तो सघन माध्यम ये अपना जैसे ये आपतित किरण होगी, ये हो गया अभिलंब। अब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आप देखते हैं कि जब अपन इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको सूर्य कहाँ पे दिखेगा? ये इसके बजाय यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये होगी अपनी आभासी स्थिति और ये होगी वास्तविक। अब आप देखते हैं कि जब ये हो गया सूर्योदय का समय, ठीक है, यानी कि क्षैतिज से नीचे है, और ये हो गया अपन कह सकते हैं यदि सूर्योदय की अपन बात करें तो जब ये निर्वात से प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम में लौट रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अपन यहाँ पे खड़े हैं तो अपन यहाँ अभिलंब के नजदीक है, तो अपन को यहाँ से माना कि ऐसी किरण मुड़ी तो अपन को आभासी स्थिति यहाँ पे पता चलेगी, यानी कि यहाँ पे अपन को सूर्य दिखाई देगा, ठीक है। इसी प्रकार जब अपन बात करें सूर्यास्त की, ठीक है, तो ये माना कि सूर्य अस्त हो गया, ठीक है। और जब यहाँ से किरणें निकलेगी तो ये हो गया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। इसी प्रकार से ये यहाँ पे भी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। जब अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो जो अन्वेक्षक होता है या देखने वाला जो अपन कहते हैं वो होगा, तो वो इसको सूर्य की आभासी स्थिति यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले है जो सूर्य दिखाई देता है। अब यदि अपन दूसरा है जो एग्जाम्पल देखें तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या अपन कहें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि आपने देखा था कि जब कोई जैसे ये अपना अभिलंब है और ये दोनों जो माध्यम थे उसको पृष्ठ के पृथककारी पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। जब कोई जैसे अपन का ये विरल माध्यम है, ठीक है, और ये हो गया सघन माध्यम, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये हो गया विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। इसी प्रकार यदि अपन कहें ये सघन माध्यम ले लें और यदि इसको अपन विरल माध्यम ले लें तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जैसे यहाँ से यदि विरल माध्यम में जा रही है तो यहाँ से अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे ये अपना पृथककारी पृष्ठ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा माध्यम ले लेते हैं जैसे ये अपना माध्यम हो गया सघन माध्यम हो गया, ठीक है, और ये हो गया विरल माध्यम, ठीक है। जब अपन सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण को अपवर्तित करवाते हैं तो वो अभिलंब से दूर होती चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना आपतित कोण आई, ठीक है, और ये हो गया अपवर्तित कोण आर, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन आई को बढ़ाते हैं यानी आपतित कोण को बढ़ाते हैं तो
आर है वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति भी आती है जब अपन जो आपतित कोण है यहाँ पे ले आते हैं और जो अपवर्तित कोण है वो यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब अपन कोई एक ऐसा कोण ले आते हैं जहाँ पे है जो प्रकाश की किरण है वो आपतित होने की बजाय पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, आपतित होने की बजाय पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है, तो इसको अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब जैसे वो वाला कोण जहाँ पे जो अपन कोण को एक बढ़ा रहे थे, यानी आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे थे, जहाँ पे जो आप अपवर्तित किरण है वो यहाँ पे इस पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसा आपतन कोण जहाँ पे यदि अपन विरल माध्यम से सघन माध्यम अपवर्तित करवाते हैं तो वो पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर है, जो अपवर्तित किरण है समांतर हो जाती है, तो उस कोण को अपन कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। ठीक है, या अपन कहें क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो घटना होती है इसको अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अपना तीसरा है वो है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, या अपन कहें कलर डिफ्लेक्शन। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब कोई ऐसा अपन प्रिज्म ले लें। ठीक है, जब प्रिज्म को सूर्य की जो किरणें आ रही है उसके सामने यदि रखें तो जो प्रिज्म है वो प्रकाश की किरणों का विक्षेपण कर देता है। यानी कि इसकी जो, जैसे माना कि ये सूर्य का प्रकाश होता है, तो जो प्रिज्म होता है वो सूर्य के प्रकाश के अंदर जो उपस्थित रंग होते हैं उनको अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपने को यहाँ पे प्राप्त होता है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो इस प्रकार की घटना है उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विबगयोर ये 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक है, विबगयोर या फिर अपन कहें बेजानी हप्पी नाला, बेजानी हप्पी नाला। ठीक है, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग पाए जाते हैं, जिसको अपन वर्ण विक्षेपण द्वारा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब अपन सूर्य के प्रकाश है जो उसके सामने यदि अपन प्रिज्म को रखें तो वो प्रिज्म होता है वो सूर्य के प्रकाश के वर्णों का विक्षेपण कर देता है। इस घटना को अपन वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो कलर प्राप्त होते हैं वो एक बैंड के रूप में प्राप्त होते हैं, इसको अपन कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके स्पेक्ट्रम में ये 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें अपन ने अपवर्तन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।